दुनिया की टॉप 10 डेंजरस केव्स में से एक, जिसमें जाने का खतरा ये 3 दोस्त उठाते हैं। एडवेंचर करते टाइम एक ऐसी ट्रेजेडी हुई कि देखकर सुनकर आपका दिल भी दहल उठेगा। नीचे तो 3 दोस्त गए, वापिस उनमें से कोई आया या नहीं ये तो आगे वीडियो में पता चलेगा। Sinkhole is a well-known but very dangerous cave diving location in Hernando County. Now to those deadly caves. A pair of divers' bodies found Monday. Lowe's, a well-known cave diving site. 15 अक्टूबर 2016 जब ईगल नेस्ट केव सिंक होल, जो कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंदर आता है और जो जगह फ्लोरिडा में स्थित है, वहां पर ही 2 एक्सपीरियंस डाइवर्स पैट्रिक पीकॉक एंड क्रिस रेटनमायर, जो अपने ही दोस्त जस्टिन ब्लूकली के साथ इस केव में जाते हैं। और ऊपर सरफेस से केव की दूरी लगभग इतनी थी कि पहले उन्हें पानी में लगभग 50 फुट तैरकर नीचे जाना पड़ा। आपको बता दें कि इस केव की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर तक है और नीचे एंड पॉइंट इसका आता है लगभग 350 फीट तक। केव के बंद ना होने के बाद एंट्रेंस पर बहुत बड़ा वुड का एक बोर्ड लगाया गया, जिस पर सारी वार्निंग्स लिखी गई और इस केव को डेंजरस साबित किया गया। और 50 फुट नीचे जहां से ये केव शुरू होती है, वहां पर भी एक बोर्ड लगाया गया जिस पर स्पेशल वार्निंग्स थी कि इसके आगे ना जाएं। आपको बता दें कि पहले इसी केव में एक बच्चा और उसका बाप दोनों डूब चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पर भी हम वीडियो लेकर आए तो आप कमेंट जरूर कर देना। हमारी इस स्टोरी के तीनों डाइवर्स में से 2 पूरे के पूरे एक्सपर्ट डाइवर्स थे। उन दोनों को बिल्कुल ये पता था कि इस केव के अंदर जाना लगभग अपनी मौत को चैलेंज करने के बराबर है, पर उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि कैसे उनका ये एडवेंचर ट्रेजेडी में तब्दील हो जाएगा। डाइव करने से एक दिन पहले क्रिस एंड पीकॉक सारी जगह का मुआयना करते हैं और सेफ्टी पर ध्यान देते हुए एक एक चीज को केयरफुली चेक जरूर करते हैं। वो इस केव में बैकअप सिलेंडर्स, जिन्हें बेल आउट बॉटल्स भी कहा जाता है, वो 3 सिलेंडर जगह जगह पर रख देते हैं, जो 3 पॉइंट्स पर रखे जाते हैं, 20 फुट, 70 फुट एंड 120 फुट लास्ट पॉइंट। और इन सिलेंडर्स में होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कई बार हीलियम, जो इमरजेंसी में डाइवर्स द्वारा यूज की जा सकती है। ईगल नेस्ट केव दूसरी केव से इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके 3 एंड पॉइंट्स हैं, जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स हैं जहां पर रुक के ये डाइवर्स रेस्ट कर सकते हैं। और उनका पहला टास्क था अप स्ट्रीम टनल में घुसना। उनका पहला पॉइंट होता है क्रेविस केव, जिसके बाद वो पहले रूम रैंडीस रूम तक पहुंचते हैं, जिसके बाद वो जाते हैं ईगल नेस्ट केव के सबसे बड़े रूम सुपर रूम तक, जिसका साइज किसी एयरक्राफ्ट के हैंगर जितना था। इसी के तुरंत बाद क्रिस और पीकॉक एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, जिसमें वो ट्राई करते हैं डाउन स्ट्रीम टनल में जाने का, जो कि बिल्कुल यहाँ से ऑपोजिट जगह पर था। इसके बाद ब्लेकली, जिसे बहुत कम एक्सपीरियंस था डाइविंग का, वो फैसला लेता है कि वो सरफेस के पास ही रहेगा। अपनी ग्रुप मीटिंग के दौरान ये एक पॉइंट जरूर रखते हैं जहां पर ये तीनों, अगर कोई भी अंदर घटना होती है तो उसके तुरंत बाद पूरे 3 बजे मेन एंट्रेंस पॉइंट पर मिलेंगे। और इन तीनों की ड्रेस में लगे हुए थे अंडर वाटर स्कूटर, बैकअप स्कूटर एंड रीब्रीथर्स, जो बिल्कुल ही एडवांस चीजें हैं डाइविंग करने के लिए। और डाउन स्ट्रीम टनल में जाने से पहले वो टाइम और अपनी डेप्थ डाइविंग कंप्यूटर में चेक करते हैं, जो उनके हाथ पर लगा हुआ था। इस टाइम 2 बजे हुए थे, लगभग 1 घंटा था उनके पास मेन एंट्रेंस पर मीटिंग टाइम पर पहुंचने का। उनका मैप बिल्कुल क्लियर था, जिसमें वो पहले पिट और बाद में जिम्स रूम और फिर हाफ मून रूम, जिसे क्रॉस करते हुए वो अपने लास्ट पॉइंट रूम ऑफ ड्रीम्स तक पहुंचेंगे। पर उससे भी पहले उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी स्टार्टिंग पॉइंट पर नीचे जाता हुआ एक छोटा सा टनल, जो इस केव में सबसे ज्यादा नैरो पॉइंट था। और पिट नाम का ये पॉइंट 260 फीट नीचे तक था, जिसके बहुत सारे पाथवेज हैं और विजिबिलिटी ना के बराबर है। पानी के अंदर जाने के लगभग 43 मिनट्स के बाद ये दोनों इस पॉइंट पर पहुंचते हैं। और इस टाइम धरती से लगभग 80 मीटर नीचे ये दोनों पहुंच चुके थे। और इस पॉइंट के अंदर जाते ही एकदम से ये बाहर आ जाते हैं और एंट्रेंस पर आकर ये दोनों 6 मिनट लगाते हैं अपनी अगली प्लानिंग के लिए, और फिर से सेम पॉइंट से ही अंदर घुस जाते हैं। और फिर वही होता है जिसका सबसे ज्यादा डर था। पीकॉक क्रिस से आगे था, वो तो निकल जाता है, लेकिन क्रिस वहीं फंस जाता है। और फिर कोई ऐसी घटना होती है जिसके कारण पीकॉक अपनी सारी चीजें, इक्विपमेंट उतार देता है और दूसरी साइड क्रिस की जो हेडलाइट होती है वो गुम हो जाती है। पीकॉक के सारा सामान उतारने का मेन कारण था ड्यूलेंट बोतल,
जिसकी वजह से ही ऑक्सीजन सिलेंडर से बाहर निकलती थी, पर वो खराब हो जाता है, जिसके कारण पीकॉक ट्राई करता है अपनी बेल आउट बॉटल्स के पास पहुंचने का। दूसरी साइड ब्लेकली पूरे 3 बजे मीटिंग पॉइंट पर स्विम करता पहुंच जाता है और जिस जगह पर उसे क्रिस और पीकॉक दिखाई नहीं देते। कुछ मिनट वेट करने के बाद वो फिर ऊपर सरफेस पर जाता है, जिसके बाद फिर डाइव करके नीचे मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है और ये चीज वो बार बार करता है पूरे 3 घंटे लगभग 6 बजे तक। जब कोई भी साइन उसे पीकॉक और क्रिस का नहीं मिलता तो जल्द से वो पुलिस को कॉल कर देता है, जहां हर्नांडो काउंटी नाम का पुलिस ऑफिसर कॉल उठाता है और जब उसे पता चलता है कि 2 डाइवर्स इस केव में गए वापस नहीं आए तो वो फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये चीज पहले भी कई बार हो चुकी है, जिसके दौरान लगभग 10 मौतें हुई हैं और सिर्फ 1981 के बाद से। फिर अथॉरिटीज कई घंटे ड्राइव करके बहुत कीचड़ और गंदे रास्ते में, जिसमें सिर्फ 4x4 गाड़ियां ही चल सकती थी, उस रास्ते से गुजरकर यहाँ पर पहुँचते हैं। ऊपर से दिन भी ढले जा रहा था, जिसके कारण सूरज की रोशनी कम हो रही थी और मेन एंट्रेंस पर उन्हें ब्लेकली अकेला खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो अपने दोस्तों की चिंता के कारण बहुत घबराया हुआ था। फिर रात के 11 बजे 2 एक्सपर्ट डाइवर्स जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी थे डाइविंग में, रॉबर्टसन और उसका साथी यहाँ कूदते हैं। मेन एंट्रेंस से अंदर घुसते ही उन्हें दिखाई देती हैं बेल आउट बोतल्स, जिन्हें किसी ने अभी तक टच भी नहीं किया था, जिसका मतलब ये था कि यहाँ तक वो दोनों दोस्त वापस नहीं पहुँच पाए थे। अब तक बहुत टाइम बीत चुका था कि 3:30 AM पर ये दोनों ऑफिसर्स वापस ऊपर आते हैं और इस टाइम तक उन दोनों ने अपस्ट्रीम टनल एरिया के साथ साथ लॉकवुड टनल एरिया भी छान मारा था और उन्हें अभी तक क्रिस और पीकॉक नहीं मिले थे, जिसके 15 मिनट बाद दूसरी सर्च टीम पानी में जाती है, जिसमें से एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था और दूसरा इंसान फायर फाइटर, और उनका टास्क था डाउनस्ट्रीम टनल पर पहुंचना, जिस जगह पर दूसरी टीम सर्च नहीं कर पाई थी। और फिर वही होता है जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। पिट की ओपनिंग पर ही उन्हें मिलती है पीकॉक और क्रिस की बॉडी, जो कि ऊपर पानी में तैर रही थी। फ्लोरिडा के लॉ के मुताबिक उन्हें इस सीन को किसी क्राइम सीन जैसे ही ट्रीट करना था। सारा डाटा रिकॉर्ड करने के बाद वो ऊपर आते हैं और उनका सबसे बड़ा टास्क था ये दोनों बॉडीज को ऊपर सरफेस पर लेके आना, और उससे भी बड़ी चीज दुनिया के सामने इन दोनों की मौत का कारण रखना। दोनों बॉडीज को रिकवर करने के बाद लैब में भेजा जाता है और वो ट्राई करते हैं कि उन्हें पता चले कैसे इन दोनों की मौत हुई, और अभी तक अथॉरिटीज के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की मौत एक मिस्टीरियस राज है, पर फिर जो चीज अथॉरिटीज द्वारा बताई जाती है उसके बाद और क्वेश्चंस किए जाते हैं। दूसरी साइड रेस्क्यू टीम फिर वही इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंचती है मौत का कारण पता लगाने के लिए, और उनका सबसे बड़ा टास्क था मिसिंग गियर को ढूंढना, जिससे ये चीजें क्लियर हो सकती थी कि आखिरकार अंदर हुआ क्या था। रेस्क्यू टीम द्वारा बहुत सारे घंटे लगाने के बाद बहुत चीजें नीचे ढूंढ ली जाती हैं। सारे गियर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कोई भी क्लू इनसे नहीं मिलता कि क्यों दोनों डाइवर्स की मौत हुई, क्योंकि दोनों की मौत के दौरान ये सभी चीजें वर्किंग कंडीशन में थी। एनएस सोसाइटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस और पीकॉक ने वो सारी चीजें पहनी हुई थी जो इस केव के अंदर जाके डाइव करने के लिए प्रॉपरली सही थी। इसके बाद पुलिस पहुंचती है स्कूबा डाइविंग के एक्सपर्ट के पास। वो डाइव कंप्यूटर से बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें दोनों डाइवर्स की लोकेशन पता चल रही थी, पर इसके बाद भी कोई भी क्लू उन्हें नहीं मिलता। दूसरी साइड फोरेंसिक टीम भी अभी तक फेल थी इन दोनों की मौत का मेन कारण ढूंढने में। अमेरिका का सारा मीडिया इसी मिस्टीरियस डेथ के बारे में बात कर रहा था, जिसका मेन कारण अभी तक कोई भी अथॉरिटी नहीं बता पाई थी, और इन दोनों की मौत का मेन कारण अभी तक राज बनकर रह चुका है।